सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग और सभी मित्रों को नमस्कार। जी हां, आज का मेरा मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और वह है अरावली विवाद। आप सभी इस मुद्दे से 2-4 दिनों में न्यूज चैनलों के माध्यम से परिचित हो गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में निर्णय लिया है नवंबर महीने में कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ियों के भीतर में गणना की जाएगी या उसके भीतर काउंट किया जाएगा। उससे नीचे की पहाड़ियों को काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद से सिविल समाज संगठनों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एनजीओस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की जा रही है। लगातार सिविल सेवा के पढ़ाने वाले टीचर्स भी इस पे कई लेक्चर्स दे चुके हैं और वो जहां तक देखा जाए तो एनजीओस के फेवर में है। टीवी में न्यूज चैनल्स के द्वारा भी यह प्रसारित किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरावली क्षेत्र के पर्यावरण को यानी एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, जिसकी कीमत दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ेगी, हरियाणा में रहने वाले लोगों को चुकानी पड़ेगी, साथ ही साथ भारत के एनवायरनमेंट यानी इंडियन पर्यावरण को भी, इंडियन एनवायरनमेंट को भी बहुत क्षति पहुंचेगी। लेकिन क्या इनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बारीकी से समीक्षा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया क्यों है? तो आज हम इसी विषय पर डाटा और फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। एक तरफ हम सिविल संगठनों के द्वारा जो चिंता जाहिर की जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे कि क्या वह वास्तव में जन विरोधी है या फिर जनहितैषी है, जिसको कि सिविल सेवा के संगठन समझ नहीं पा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठे रहिए, ये डाटा और ये आंकड़े एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये, और फिर दूसरा देखते हैं कि सबसे पहली चीज कि अरावली क्षेत्र है क्या। इस चीजों की अगर हम बात करें तो अरावली का कुल क्षेत्र लगभग 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से खेती योग्य जमीन 58% की है। उसके बाद से 20% जो जमीन है वह पूरी तरीके से रिजर्व्ड एरिया है यानी संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें कि अगर देखें तो टाइगर रिजर्व पार्क है, फिर उसके बाद सेंचुरीज आदि आते हैं, वाइल्ड सेंचुरीज आदि आते हैं। फिर इसके अलावा जो बचा हिस्सा है 8 से 9% पर यानी 8 to 9%, यह पूरी तरीके से वाटर रिसोर्सेस का है या फिर दूसरे छोटी मोटी जल से संबंधित चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा जल स्रोतों की बात करें तो जो बचा हुआ हिस्सा है वह करीब 2% का ही बचता है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमारे पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव जी ने बचाव किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो प्रभाव पड़ेगा केवल 2% क्षेत्र पर ही पड़ सकता है, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों पर खनन की इजाजत दी जाती है। तो ऐसे में उपेंद्र यादव जी की बातें सुनने के बाद तो यही लगा कि जो सिविल सेवा के टीचर्स जो लेक्चर बनाए हैं या फिर न्यूज चैनल जो 2-4 दिनों से दिखा रहे हैं वे कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में यह फैसला लिया है। तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। डाटा आप समझ गए होंगे कि अरावली का क्षेत्र क्या है। तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला लेने के दौरान किन बातों पर इंगित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल अरावली के लीगल स्टेटस को तय करना चाहती है। उसका उद्देश्य संरक्षित या असंरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, तो उसमें उन्होंने कहा है कि टू स्टॉप द इलीगल माइनिंग एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन अरावली रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवैध खनन को रोकना और अरावली क्षेत्र में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना खनन के मामले में। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है टू बैलेंस द रिलेशन बिटवीन द इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन विद द स्ट्रेटेजिक मिनरल नीड्स, यानी कि पर्यावरणीय संतुलन और संपत्ति के बीच में तथा मानव की आवश्यकता के लिए जो खनिज वहां मिल रहे हैं उसके बीच संतुलन स्थापित करना। तो अब आप बताइए खुद ही कि जो पर्यावरणीय संगठन या दूसरे लोग इतना हाव हल्ला मचा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का घेराव तक किया हाल के 2-4 दिन में, वह कितना जायज है। इस चीज को और मैं आगे लेकर के चल रहा हूं, बहुत बारीकी से समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप टॉपिक को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगी। तो अगली स्थिति को देखें तो हम अरावली इरोजन को समझते हैं कि क्या स्थिति है। तो अगर देखें तो 1975 से लेकर के 2019 के बीच में अरावली का एक बड़ा हिस्सा डिसअपीयर हुआ है और डाटा बताते हैं ये अप्रोक्सीमेट 8% के आसपास है। 1975 में करीब 4.5% के आसपास का हिस्सा वहां का डिसअपीयर हो गया था मानवीय गतिविधियों और खनन कार्यों के कारण। वहीं अगर देखें तो 2019 आते आते यह करीब 13.5% तक बढ़ गया है, यानी 8% की वृद्धि देखी गई है, डिसअपीयरेंस देखा गया है। सिविल सेवा के संगठनों को भी समझना होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को भी समझना होगा। अगर यही स्थिति रही तो 2059 यानी कि 2059 आते आते करीब अरावली का 22% हिस्सा इरोड कर जाएगा।
अब मुद्दा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस इरोजन को कम करेगा या फिर इस इरोजन को बढ़ाने में और मदद करेगा। आगे हम चलते हैं इस डाटा को देखते हुए। इस भाग में हम समझते हैं कि अरावली की वास्तविक स्थिति क्या है, ज्योग्राफिकल, फिर समस्या को आगे फिर समझते हैं। तो अगर देखें हम तो अरावली भारत की बहुत ही पुरानी एक पर्वतीय संरचना है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भी यह काफी पुरानी संरचना है। करीब करीब अगर हम देखें तो यह आज से लगभग 2.5 अरब से 3.5 अरब वर्ष पूर्व इसका स्ट्रक्चर निकल करके सामने आया था। जाहिर सी बात है कि यह इतना पुराना संरचना है तो समय के साथ कुछ इसमें इरोजन भी आ गई होगी। अब देखें इसका विस्तार कहां है। अगर इसके विस्तार को देखें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है, जिसमें कि सर्वाधिक विस्तार या जटिल संरचना दक्षिणी राजस्थान में या साउदर्न राजस्थान में देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की अगर विशेषता की बात करें तो यह हिस्सा, चूंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि इरोड हो चुका है, तो अब यह केवल अवशेष यानी कि रिमेनेंट्स के रूप में ही बचा हुआ है। इसमें अब वृद्धि नहीं देखी जा रही है, धीरे धीरे इसमें क्षय देखा जा रहा है और ये पहाड़ घिसते घिसते पहाड़ी का रूप धारण कर चुके हैं। इसके अगली विशेषता क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप के विकास में इसने बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम इसकी तुलना हिमालय से करें तो हिमालय इसके रिलेटिव में या इसके सापेक्ष में बहुत नई संरचना है, जो कि करीब आज से 5 करोड़ वर्ष पूर्व बनी। सोचिए, अरावली 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व बन रहा है और हिमालय करीब 5 करोड़ वर्ष पूर्व बन रहा है। तो तुलना में देखा जाए तो यह हिमालय का परदादा जी लगेगा कि कहां 2.5 बिलियन ईयर्स एगो एक बन रहा है अरावली, वहीं दूसरी तरफ 50 मिलियन एगो हिमालय बन रहा है। और अगर देखें हिमालय की तो हिमालय अभी भी अपने उत्थान के काल में है, हिमालय का भी विकास हो रहा है, जबकि हिमालय अभी और ऊंचा हो रहा है, उस दौरान यह घिसते घिसते नीचा हो रहा है। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि अभी हिमालय को इस अवस्था में पहुंचने के लिए ही करीब करीब 2 अरब वर्ष लगेंगे। तो नाउ नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि अरावली से संबंधित यह सामान्य जानकारी आप समझ गए होंगे। अब हम पहुंचते हैं अगले भाग की तरफ। तो जब हम अगले भाग की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अरावली के कितने भाग हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अरावली। तो देखिए पूरे अरावली का जो डिवीजन है वह 4 पार्ट्स में किया गया है, जिसमें कि जो सबसे पहला पार्ट है वह पार्ट है आपका नॉर्दर्न अरावली का। पूरी अरावली को 4 रीजन्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है नॉर्दर्न अरावली। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 300 मीटर से लेकर 400 मीटर के बीच आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी क्षेत्र का जो विस्तार पूर्वी है, जो दिल्ली तक आ रहा है और उत्तर तक, उसी क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। अब देखें तो यह हुआ अरावली का उत्तरी भाग, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं, दूसरा भाग आता है वह सेंट्रल पार्ट ऑफ अरावली है। सेंट्रल पार्ट ऑफ अरावली की स्थिति क्या है तो यह जयपुर और अजमेर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके काफी हाई रिजेस हैं, इसमें फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं और इसके अलावा देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां पर पाई जाती हैं। यानी नॉर्थ हिस्से की तुलना में जो मध्य सेंट्रल अरावली का क्षेत्र है वह वेल डेवलप्ड है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज हाइट 400 to 600 मीटर्स। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। घने जंगल्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात यहां पर है सरिस्का रिजर्व, टाइगर रिजर्व। जब सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एग्जाम पॉइंट से आपसे पूछ सकता है कि यह अरावली के किस हिस्से में पड़ता है। तो यह पड़ता है सेंट्रल अरावली हिस्से में, मध्य अरावली में पड़ता है, ना कि उत्तरी या दक्षिणी अरावली में। नाउ अब जो तीसरा भाग है अरावली का वह आता है आपका साउदर्न अरावली। जब हम साउदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली की बात करते हैं तो यह सबसे ऊंचा हिस्सा बन के आता है और इसकी औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो करीब करीब 800 से 900 मीटर ऊंचा यह पर्वत है, एवरेज इसकी हाइट है। और अरावली रीजन का जो सबसे बड़ी चोटी है गुरु शिखर, वह इसी क्षेत्र में आती है, साउदर्न अरावली में ही। तो ध्यान रखेंगे अरावली के चारों भागों में जो सबसे ऊंचा है, एवरेज ऊंचाई किसकी है, वह आती है साउदर्न अरावली की। यह क्षेत्र कहां पड़ता है, यह क्षेत्र पड़ता है उदयपुर के आसपास। बातें समझ आ रही हैं। तो सबसे ऊंची चोटी यहां पर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। इसके अलावा एक बड़ा हिल स्टेशन है और उस हिल स्टेशन से आप परिचित हैं जिसका नाम है माउंट आबू हिल स्टेशन। तो आप, उम्मीद करता हूं कि 3 भाग ये समझ गए होंगे। और जब चौथे भाग की बात करते हैं तो इसकी भी स्थिति लगभग नॉर्दर्न अरावली की तरह ही है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न अरावली। जब साउदर्न अरावली खत्म होता है तो उसके बाद का हिस्सा पश्चिम की तरफ मुड़ता हुआ गुजरात चला जाता है और धीरे धीरे अरावली की हाइट छोटी होती होती गुजरात के मैदान में जाकर के विलुप्त हो जाती है, वेस्टर्न अरावली। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा नॉर्दर्न अरावली रीजन पे।
और दूसरा दिखाई देगा वेस्टर्न अरावली रीजन पे, यानी कि हरियाणा का गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर रीजन और उधर गुजरात का रीजन। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं एक संशय तो उत्पन्न होता ही है, क्योंकि ज्यादातर बड़े पूंजीपति और व्यापारी गुजराती क्षेत्रों में ही हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं जहां पर 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं, या फिर दिल्ली एनसीआर रीजन को डेवलप करने के नाम पर अरावली क्षेत्र का इरोड करना चाह रहे हैं, ऐसा दावा है आंदोलनकारियों का। तो यह स्थिति हो गई। अब हम जनजातियों को थोड़ा सा देख लें अरावली की क्षेत्र में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन पर भी तो आखिर प्रभाव पड़ेगा। जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के संख्या के हिसाब से छोटी बड़ी लगभग लगभग 6 ट्राइब्स अरावली रीजन में देखने को मिलती हैं। उन ट्राइब्स में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वह आती है आपकी भील जनजाति की। यह जनजाति जो है यह शिकारी जनजाति यानी हंटर्स हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं। ये पॉपुलर किस लिए है? ये अपनी लोक कला के लिए जाने जाते हैं, यानी कि फोक डांस, फोक सॉन्ग आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी आर्चरी के लिए जाने जाते हैं, तीरंदाजी। आपने सुना होगा कि भीलों से बेहतर तीरंदाज कोई नहीं होता। तो कुल मिलाकर के इनका जो प्रभाव है दक्षिणी अरावली से लेकर के पश्चिमी अरावली के बीच में यह जनजातियां ज्यादा बसती है। हालांकि यह काफी बड़ी जनजाति है, ट्राइबल है, मध्य प्रदेश का एरिया कवर करती है, राजस्थान कवर करती है, गुजरात कवर करती है, कुछ हद तक हरियाणा भी टच करती है। तो भील सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी अगर हम जनजाति की बात करें या ट्राइब्स की बात करें इसकी, तो वह है मीणा पॉपुलेशन। जी हां, मीणा पॉपुलेशन की अगर स्थिति देखें तो यह एग्रीकल्चर पर डिपेंड है वर्तमान समय में और अपने लेबरशिप के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसकी मजबूत सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सामाजिक राजनीतिक रूप से राजस्थान की सबसे सशक्त जनजाति है। तो ध्यान रखेंगे अरावली क्षेत्र की सभी जनजातियों का नाम आपको भूलना नहीं चाहिए, वरना निपट जाएगा ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज, और हाल के एग्जाम्स में ये जरूर पूछे जाएंगे टॉपिक्स। अब उसके देखें तीसरी बड़ी जनजाति। जब हम तीसरी बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो यह आता है आपका गरासिया जनजाति। जी हां, अगर इनकी हम बात करें तो इनकी क्या स्थिति है, तो ये अपने लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोला जाता है, क्योंकि ये आज भी वनों में रहते हैं। गरासिया जनजाति के लोग ये कहां पाए जाते हैं? इनके अंदर एक और खासियत है कि ये अपने मैरिज कल्चर के लिए जाने जाते हैं, यूनिक मैरिज कल्चर। तो इनका जो बसाव है यह पड़ता है करीब उदयपुर के आसपास, यानी कि साउदर्न अरावली रेंज में ये आते हैं, इनका बसावड़ा है। फिर उसके बाद आता है डामोर जाति। जी हां, डामोर की अगर स्थिति देखें तो यह भी लगभग लगभग साउदर्न अरावली के रेंज में ही आते हैं और लगभग लगभग गुजरात तक का इनका प्रसार देखा जाता है। इसके अलावा अगली जो इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होने वाली जो जनजाति होगी वह होगी सहरिया जनजाति, क्योंकि सहरिया जनजाति राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे पाई जाती है। ये भी लगभग जंगलों में ही निवास करते हैं और वर्तमान समय में ये खेती बाड़ी और मजदूरी करने के लिए विवश हो चुके हैं। फिर उसके अलावा सांसी जनजाति। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस जनजाति पर, जिस ट्राइब पे सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा वह सांसी जनजाति ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यह नॉर्दर्न अरावली रीजन में बसने वाली जनजाति है। यह हरियाणा गुड़गांव की इर्द गिर्द बसने वाली जनजाति है। इसे यह घुमंतु जनजाति है, यानी नोमैडिक नेचर की रही है जनजातियां, या नोमैडिक नेचर की। वर्तमान समय में सरकार के प्रयासों के द्वारा ये लगभग लगभग परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ गई हैं और परिवार के साथ निश्चित क्षेत्रों में आसपास के हरियाणा के छोटे जिलों में बस करके छोटे मोटे कारोबार कर रही हैं। तो यह हुआ आपका अगला पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं अगली स्थिति को लेकर के। तो जब हम अगली स्थिति की बात करते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो उसकी समीक्षा हम करेंगे लगभग किससे, कि जो ये अरावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसका प्रभाव अरावली के किन क्षेत्रों पर स्पेशली पड़ेगा या पर्टिकुलरली दिखाई देगा। ये 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां कहां पर है वास्तव में, इनकी लोकेशन एक्यूरेट क्या है, कौन से स्थान पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्थान को लेकर के, फिर हम देखेंगे इनका कुल विस्तार प्रतिशत। दो बातें इसमें शामिल होंगी। तो जब हम स्थान की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है दिल्ली का क्षेत्र। रायसीना हिल्स की पहाड़ियां अरावली की ही लगभग सब्सिडरी है या उसी का हिस्सा है। दूसरा जो इसका दिखाई देता है स्थान, वह दिखाई देता है हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद का एरिया। यह स्थान है, यहां 100 मीटर की पहाड़ियां हैं। फिर उसके बाद तीसरा अगर हम देखेंगे तो उत्तरी राजस्थान में दिखाई देता है और मध्य राजस्थान में। फिर चौथा में अगर आप देखेंगे तो गुजरात जो हिस्सा मैदानी क्षेत्रों से मिल रहा है वहां पर यह दिखाई देता है। तो इसमें से आपको फोकस दिल्ली के रायसीना हिल्स पे करना है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव सबसे ज्यादा एनसीआर के पर्यावरण पर भी ही दिखाई देगा। नाउ इसके बाद की अगर स्थिति देखें तो कुल इसका विस्तार प्रतिशत कितना है। तो विस्तार प्रतिशत की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली में टोटल 1281 चोटियां हैं, यानी पीक्स है, सॉरी 12,081 चोटियां हैं या पीक्स हैं। छोटी बड़ी पहाड़ियां मिला के 12,081। ये डाटा नोट कर लें।
इसमें से लगभग लगभग अगर हम बात करेंगे तो 1048 चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर आती हैं। बातें समझ में आ रही है? 12,081 चोटियों में से 1048 चोटियों की हाइट ही 100 मीटर से ऊपर हुई। यानी कुल मिलाकर के अब बची हुई चोटियां कितनी हुई? लगभग लगभग 91% चोटियां जो हैं करीब करीब 100 मीटर से नीचे हैं। माइनस कर लीजिएगा, 1100 के आसपास घाटा बचेगा करीब। इन 91% चोटियों को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस देने से मना कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस से 91% चोटियों को बाहर कर दिया है, इसी को लेकर के आम जनमानस के मन में एक चिंता आ ही गई है कि अगर ये 91% चोटियां बाहर रही तो यहां पर खनन के कार्य बढ़ेंगे, फिर उसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ेगा और पूंजीपति बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना करके बेचेंगे, जिसका इफेक्ट दिखाई देगा हरियाणा, दिल्ली आदि के पर्यावरण पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा ही क्या? उन्होंने कहा कि यहां पर केवल लीगल स्टेटस तय करना था, ना कि पहाड़ियों पे जो वन उगे हैं उसको संरक्षित भूमि के दायरे से बाहर करना। सुप्रीम कोर्ट ने और भी स्पष्टता देते हुए कहा कि जो क्षेत्र पहले से संरक्षित हैं, संरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं, चाहे उन क्षेत्रों की पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे ही क्यों ना हो, फॉरेस्ट एरिया में है, तो ये चीज फॉरेस्ट एक्ट 1980 के तहत ही डील किए जाएंगे। यानी उन वनों का संरक्षण रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक है चोटियों का स्टेटस और एक है वनों का स्टेटस। तो वन जो होते हैं वो किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के पास है, अगर देखा जाए तो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। तो वन क्षेत्र वो संरक्षित रहेंगे। मित्र, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही वे 100 मीटर की चोटियां या उससे नीचे की चोटियां वहां पर आ जाए तो नेक्स्ट अधिसूचित क्षेत्र ही रहेंगे वो। अब उसके बाद अगली स्थिति को देखें, जब हम बात खनन प्रक्रिया की करते हैं कि क्या होगा खनन प्रक्रिया की स्थिति, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह लीगल स्टेटस है, तो ऐसी स्थिति में अन्य क्षेत्रों में भी जो खनन का मामला आएगा उसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जानी चाहिए और सरकार को आदेश दिया कि अवैध खनन को कैसे रोकेगी। तो हम सभी जानते हैं कि अरावली क्षेत्र में खनन के लिए कुछ मानक हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे भूमि की प्राकृतिक स्थिति की पुष्टि की जाएगी। प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लैंड, तभी खनन को इजाजत दिया जाएगा। ये जो अभी पीछे में बोला हूं उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कि सरकार को, गवर्नमेंट को बताना होगा कि भूमि संरक्षित क्षेत्र में आती है या नहीं, रिजर्व क्षेत्र में आती है या नहीं। यदि लैंड रिजर्व क्षेत्र में आएगा तो उसमें खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी नए फैसले के बाद से, भले ही वह हिल एरिया 100 मीटर से नीचे का हो। बातें समझ आ रही हैं? उसी क्षेत्रों में ह्यूमन सेटलमेंट को बढ़ाया जाएगा जो राजस्व श्रेणी या रेवेन्यू एरियाज होंगे, ना कि कंजर्व एरियाज। फिर उसके बाद अगली भी बाधा है। अगली बाधा क्या है? पर्यावरण का क्लियरेंस लेना, यानी वन का क्लियरेंस और पर्यावरण का क्लियरेंस। इसमें दो बातें हैं। ईसी, यदि मान लीजिए ईसी नहीं मिला, उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला, भले ही रेवेन्यू वाला एरिया हो, तो वहां पर भी खनन कार्यों को किया नहीं जा सकता। मैं कई दिनों तक मैं उदयपुर में रहा हूं, भीलवाड़ा क्षेत्र में रहा हूं, खनन के कार्यों में जुड़ा रहा और मुझे पता है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, खासकर रेवेन्यू एरियाज में ही जो पहले से डिसाइडेड गांव है। उसके अलावा फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होगा। यह प्रक्रिया दो और भी टिपिकल हो गई, चाहे वह कोई क्षेत्र अधिसूचित हो वन के रूप में या हिल एरियाज के रूप में या नहीं, फॉरेस्ट के क्लियरेंस के बाद ही माइनिंग का कार्य वहां हो सकता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन इस प्रक्रिया को पूरी करना होगा। नाउ अब जब उसके बाद है तो इसके अलावा तीसरी पॉइंट भी रख दिया गया है। तीसरी पॉइंट क्या रखा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई 100 मीटर से ऊपर की दो पहाड़ियां हैं, आप मैप देखते रहें, दो पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है और उनके बीच में 500 मीटर का गैप है या वैली है। उन दोनों के बीच में यदि कोई पहाड़ी 100 मीटर से नीचे वाली आएगी तो उसको भी माना जाएगा 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों के बीच में, क्योंकि इस क्षेत्र को बफर जोन की संज्ञा दी गई है। थर्ड पॉइंट, बातें समझ आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। यानी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अगर दो ऊंची पहाड़ियों के बीच में आ रही है 100 मीटर से ऊपर की, तो यह बफर जोन में काउंट होगी और यहां पर खनन कार्य वर्जित होगा। इनकी लीगल स्टेटस वही होगी जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों की होगी। बातें आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जब हम चौथी बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जो अब तक खनन कार्य होता रहा है अरावली रीजन में, यानी 2% भूमि पे, जिसका कि अगर देखा जाए तो 472 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, तो जो खनन कार्य होता रहा है जब तक सरकार उसको प्रबंधित नहीं कर देती है तब तक अवैध खनन पे रोक लगाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरी बात भी समझ में आ गई होगी। तीसरा महत्वपूर्ण इश्यूज
कि आप समझ गए होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट इतना निर्दयी नहीं है कि जो आम जनता के हितों के विरोध में फैसला लिया है। तो खैर, जनता का भी मत देख लिया, सुप्रीम कोर्ट का भी मत देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके इंपैक्ट क्या दिखाई दे रहा है पर्यावरण पे, अरावली इरोजन का। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनहित के विरुद्ध हुआ तो क्या दिखाई देगा, या वर्तमान में ही क्या इसकी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के खिलाफ याचिका को फिर से 17 दिसंबर को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहला हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट अरावली रीजन पे। यदि खनन बढ़ा, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ा, तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहला इंपैक्ट दिखाई देगा मरुस्थलीकरण और धूल अवरोधक के रूप में अरावली की पहाड़ियां काम करती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्दर्न अरावली दिल्ली तक विस्तारित है, जो कि कम हाइट की है। तो अगर देखा जाए तो यह नेचुरल ग्रीन वॉल, प्राकृतिक ग्रीन वॉल के रूप में काम करती हैं दिल्ली एनसीआर रीजन और थार के रेगिस्तान के मध्य। अगर ये अरावली की पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली का प्रदूषण स्तर इतना ज्यादा होता जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाते। यह धूल और रेगिस्तान का विस्तार दिल्ली तक नहीं होने देती हैं। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणाम स्वरूप नॉर्दर्न अरावली रीजन में खनन का कार्य अगर तेजी से बढ़ा या पूंजीपतियों ने कॉलोनी बनाना चालू किया, तो उसका कटाव होने के बाद दिल्ली में धूल भरी आंधियां और रेगिस्तानीकरण या डिजर्टिफिकेशन तेज हो जाएगा। अगला क्या इसका इंपैक्ट दिखा, इसीलिए तो दिल्ली, और आप सोचिए दिल्ली वाले और उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए तो डॉक्टर इंजीनियर टाइप के लोग जो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ ना कुछ उनका निजी नुकसान हो रहा है। और क्या इसका इफेक्ट दिखाई देगा, तो दूसरा दिखाई देगा क्लाइमेट इंबैलेंस का। जी हां, पर्यावरणीय असंतुलन दिखाई देगा, हरियम द्वीप प्रभाव दिखाई देगा, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट दिखाई देगा। इसका क्या असर होगा, व्हाट इज द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हरियम द्वीप प्रभाव क्या है, जब ये हरियाली खत्म हो जाएगी और रेत भरी आंधियां चलेंगी तो गर्मियों का तापमान तेज हो जाएगा और भी ऊंचा हो जाएगा। दिल्ली में तो वैसे ही जीने लायक जलवायु नहीं है, और सामान्य रूप से गर्मियां बढ़ेंगी, हीट वेव से यानी कि लू बढ़ेगा, और उसके बाद असामान्य मानसून की स्थिति दिखाई देगी, यानी मानसून में भी परिवर्तन आएगा। तो एक मरती दिल्ली, पहले से मर रही है दिल्ली, मरता हुआ शहर है दिल्ली, और दूसरा इफेक्ट क्लाइमेट इंबैलेंस का पड़ गया। तीसरी चीज क्या दिखाई देगी, तीसरा जो पर्यावरण एनवायरनमेंट पे इफेक्ट दिखाई देगा वह है जल संकट और भू जल संरक्षण का। जी हां, वाटर क्राइसिस दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा कि हम सभी जानते हैं कि जो पहाड़ों पे पेड़ पौधे उगते हैं मिट्टी को रोकने का कार्य करते हैं और मिट्टी जल को रोकने का कार्य करती है। जब हरियाणा क्षेत्र में खनन का कार्य, मानवीय बस्तियां बढ़ने लगेंगी, जंगल कटने लगेंगे, तो सिंपल सी बात है मिट्टी अब पानी को सूख कर अंडरग्राउंड नहीं कर पाएगी। तो अंडरग्राउंड जो कंजर्वेशन या स्टोरेज ऑफ वाटर है वह कमजोर पड़ जाएगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुएं और तालाब तो पहले से सूखते दिखाई दे रहे हैं। यमुना का जल आपको पता ही है कि कितना गंदा हो चुका है, और इन सूखते हुए जल में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जले पे नमक छिड़कने का कार्य होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दिया तो अंडरग्राउंड वाटर की समस्या राजस्थान और हरियाणा में और बढ़ जाएगी। तो पहले से रेगिस्तान जो बचा क्षेत्र है और भी रेत में बदल जाएगा। जाहिर सी बात है मानवीय जीवन पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। ऐसा मत सोचिए यूपी वाले कि उन पर इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अरावली का इरोजन जब दिल्ली में हीट वेव्स बढ़ेंगी तो सीधे आपको भी प्रभावित करेंगी। फिर इसके अलावा क्या प्रभाव दिखाई देता है, अगला प्रभाव दिखाई देता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होगा, जैसे कि तेंदुआ का यह क्षेत्र है, उसके अलावा देखें तो धारीदार लकड़बग्घे का क्षेत्र है, इसके अलावा नीलगाय हैं, सुनहरा सियार है, ये सभी इन अरावली क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा कई औषधीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब खनन बढ़ेगा, मानवीय गतिविधियां बढ़ेंगी, तो इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा। तो इकोसिस्टम पर इस पर नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। और फिर सबसे बड़ा अगला और लास्ट मुद्दा क्या है, जिससे कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर के सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन में तेजी से वृद्धि होगी। आप सभी जानते हैं कि पहले से दिल्ली का एयर पोल्यूशन इंडेक्स कितना है। इसके परिणाम स्वरूप रेस्पिरेटरी बीमारियां बढ़ेंगी, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, और बड़ी संख्या में लोग अगर देखा जाए तो अस्थमा जैसी बीमारी से पीड़ित होंगे या फिर लंग्स कैंसर से पीड़ित होंगे। तो एनसीआर रीजन, जिसमें कि नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सभी आते हैं, यहां के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। वैसे भी अभी कौन सा हमारे सुकून से जी रहे हैं, लेकिन जले पे नमक छिड़कने का कार्य होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, अगर नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दिया तो। फिर उसके अलावा लास्ट सबसे बड़ा जो और दिखाई दे रहा है वो होगा सॉइल इरोजन एंड नेचुरल डिजास्टर का। जी हां, इसका क्या इफेक्ट दिखाई देगा कि अरावली के जो वन है मिट्टी को बांध के रखते हैं, जब ये प्रक्रिया नहीं होगी तो मिट्टी का कटान बढ़ेगा, जिससे कि जमीन धंसने की प्रक्रिया और लैंड स्लाइडिंग की स्थिति दिखाई देगी। आप हाल ही में उत्तराखंड में तो देखे हैं
कि कितना तेजी से जैसे ही मानवीय बसाव बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में, वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि लैंड सब्सिडेंस यानी कि भूमि का धसाव यहां बढ़ेगा और लैंडस्लाइड भी उत्तराखंड की तरह ही बढ़ने लगेंगे। तो ये तो हुए इसके पर्यावरण इफेक्ट। इसके अलावा जो मैंने 6 जनजातियों का नाम लिया है, इनके रहन सहन लाइफ स्टाइल पर भी बड़ा इफेक्ट दिखाई देगा। ये सोशियो इकोनॉमिकल चेंज से का शायद सामना ना कर पाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में। वहां नक्सलवाद के पनपने का मूल कारण ही यही रहा है कि जब वहां की आदिवासी जमीनों पर पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ा तो उन आदिवासियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये आदिवासी ही वास्तविक भारतीय संस्कृति का संरक्षण और निर्माण करते हैं। तो आदिवासियों के हितों में इस नीति का हम पालन करेंगे। केवल आंदोलन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आंदोलन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ हमें अपने मनोवृत्ति पर रोक लगाने की भी जरूरत है।